Good morning students. Welcome to BIMT YouTube channel. BBA 5th semester यानी BBA फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल लॉ। तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि इंडस्ट्रियल लॉ होता क्या है। इंडस्ट्रियल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ that deals with legal aspects of three different but interrelated set of entities. इंडस्ट्रियल लॉ एक ऐसा लॉ है जो थ्री इंटररिलेटेड जो हमारी एंटिटीज हैं उनसे लिंक होता है, उनको रेगुलेट करता है। वो थ्री एंटिटीज कौन सी हैं? इंडस्ट्रीज, लेबर एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। मींस इंडस्ट्री जहां पर वर्कर्स, जहां पे हमारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, लेबर जो वहां पे वर्क करते हैं, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो इन सब के आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए वर्क करती है, लॉ सेट करती है कि वो किस अकॉर्डिंगली काम करें। अब कौन से कितने तरीके के लॉ हैं जो इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड है? लॉ रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, कि हम जब इंडस्ट्री में किसी से काम करवा रहे हैं, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे उनके पब्लिक वेलफेयर की और भी ध्यान हमारा देना एक मस्ट है। इसके रिगार्डिंग भी लॉ बना हुआ है कि लोग जहां पर काम कर रहे हैं वहां पे एनवायरमेंट सेफ हो, साउंड हो, उनके वेलफेयर की ओर ध्यान दिया जाए। ये ना हो कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वो बहुत बर्डन फील करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन ना बना पाए। सेकेंड इज लॉ रिलेटेड टू लेबर हेल्थ एंड सेफ्टी। जो लेबर वहां पे वर्क कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी हेल्थ की ओर भी ध्यान देने के लिए लॉ प्रॉपरली बनाया गया है ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो सके। जितनी उनकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंगली काम हो, उनकी हेल्थ और उनकी सेफ्टी की ओर ध्यान देते हुए। नेक्स्ट लॉ कौन सा रिलेटेड है हमारा? लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मींस कि ये ना हो कि दूसरी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री और दो इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल उनमें राइवलरी है, टू इंडस्ट्रीज है जिनमें आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, कुछ चल रहा है। तो ये ना हो कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से बेटर काम करने के लिए उस इंडस्ट्री के वर्कर्स को या उसके किसी फर्नीचर को या किसी और तरह से नुकसान पहुंचाए। तो इसके हमारा एक लॉ है, लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि आपस में इंडस्ट्रीज के रिलेशन कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट इज लॉ रिलेटेड टू वेजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमारा वेजेस से कंसर्न है। जो हमारा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनकी वेजेस कितनी होनी चाहिए, किस बेसिस पे होनी चाहिए, क्या उन्हें हम अंडर वेज तो नहीं काम करवा रहे हैं या उनकी वेजेस जो हम शो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, एज पर द लॉ। नेक्स्ट इज लॉज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि जो हमारे वुमेन हैं, हमारी जो लेडीज हैं जो वर्क पे जाती हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर अगर वो निकलती हैं तो उन्हें कैसे बेनिफिट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए रिगार्डिंग टू मेन। नेक्स्ट इज लॉज रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट। वर्किंग आवर्स, एक इंडस्ट्री या एक फैक्ट्री है कोई भी, उसमें कितना वर्किंग आवर होना चाहिए? 1 डे या 1 वीक का एक सेट होता है अमाउंट वर्किंग आवर, कि इतने इससे ज्यादा कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता। अगर हम ओवर टाइम भी करवाते हैं वो कितने टाइम तक का होना चाहिए, कितना ओवर टाइम अलाउड है, तो ये सब चीजें भी इसके अंदर आ जाती है। फिर है कंडीशन ऑफ सर्विसेज, कि जिस कंडीशन में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से, और एम्प्लॉयमेंट, कि जो जिन लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास एक लॉ है। नेक्स्ट इज लॉ रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, कि जिस हम सोसाइटी में जाकर या जिस सोशल एनवायरमेंट में जाकर हम काम कर रहे हैं वहां पर हमें कितनी सिक्योरिटी मिल रही है, कितने हम सेफ है वहां पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अदर लॉज, और इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे लॉज हैं। सबसे पहले हम अपने सिलेबस की ओर ध्यान देते हैं कि हम इस बार फाइनल ईयर में इंडस्ट्रियल लॉ में कौन कौन से एक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि लॉ है तो इसके अंदर सारे के सारे एक्ट्स होंगे, सेक्शंस होंगे। तो हमें वो चीजें ध्यान रखनी है कि हमें अपने एक्ट का किस ईयर में हुआ था एस्टैब्लिश, किस ईयर में वो एम्पावरमेंट में आया था, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। यूनिट 1 में करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हमने इनकी ईयर अच्छी तरीके से हमें याद रखने चाहिए। हमें ये याद रखना है कि 1948 रिलेटेड टू फैक्ट्रीज एक्ट। अगर हमारे जैसे आपको पता है कि आपके एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें इसी तरीके से भी आपको आ सकता है, एमसीक्यूज बीकॉम में आते हैं। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। फैक्ट्रीज एक्ट में फर्स्ट यूनिट में फैक्ट्रीज एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट में हम सारे के वर्कर्स जो भी हमारे हैं उनकी हेल्थ,
सिक्योरिटी, वेलफेयर, वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट हमारे आगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कि अगर कोई वर्कर हमारा, और ये हमारा 1923 का, तो जो हमारा वर्कमैन काम कर रहा है, जो हमारा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, अगर हम उसे कंपनसेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनसेट हम कब करते हैं, जब वो वर्किंग आवर्स में काम करते हुए इंजर्ड हो जाते हैं, तब कंपनी को, तब फैक्ट्री को उसे कंपनसेट करना पड़ता है, कंपनसेशन देनी पड़ती है। और वो निकालने के प्रॉपरली हमारे फॉर्मूलाज हैं, वो हम सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपनसेशन कैलकुलेट की जाती है। थर्ड यूनिट हमारे आगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है और मिनिमम वेजेस है। इसमें हमारे यूनिट थर्ड में हमारे दो एक्ट्स हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस विद इन इंडस्ट्री अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है आपस में एम्प्लॉइज के, तो उसे हम कैसे सेटल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने रेगुलेटरी बॉडीज बनाई हुई है जो उन सबको वर्न करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसे कैसे सेटल करना है, उनकी सेटलमेंट कैसे होगी, ये हमारा ये सब कवर होता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। और जो सेकंड हमारा एक्ट आ गया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या होगा कि एक एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी में, हमारे फैक्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसकी मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए, मींस उससे नीचे उसे कोई वेज नहीं मिलनी चाहिए। उसके कैलकुलेशन की मेथड्स हैं, वो भी हम अपनी थर्ड यूनिट में करेंगे। फोर्थ इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसमें ये है जैसे कि जो भी हम एम्प्लॉय हमारी कंपनी में वर्क कर रहा है, उसका इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है जो एक एम्प्लॉयर को, एक फैक्ट्री ऑनर को या कोई भी जो बिजनेस एस्टैब्लिश जिसने किया है, ऑनर है, उसे करनी पड़ती है। एंड लास्ट हमारी फिफ्थ यूनिट है, उसके अंदर भी दो एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट में क्या होगा कि जो हम आपने पीपीएफ, ईपीएफ सब सुना होगा कि ईपीएफ एक फैक्ट्री, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री जनरेट करती है, जो भी उसका एम्प्लॉय होता है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, कितना प्रोविडेंट फंड रखना चाहिए, क्या रेशियो होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी क्या होती है, जो आफ्टर सर्विस हमें पे की होती है, लंप सम अमाउंट में हमें ग्रेच्युटी एक मिलती है। तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस की 5 यूनिट्स है। फर्स्ट में फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, फिर है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, फिर है थर्ड यूनिट में हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। फोर्थ यूनिट में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 आएगा हमारा। फिफ्थ यूनिट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये 5 यूनिट्स है और हमारे 7 एक्ट्स है। 5 यूनिट्स में हमारे 7 एक्ट्स है जो हमने लर्न करने हैं, जो हमने रिवाइज करने हैं। इसमें डेफिनेशंस भी आएंगे, क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं उसमें ज्यादातर डेफिनेशंस वगैरह आती हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें। अब सबसे पहले हम फैक्ट्रीज एक्ट कर रहे हैं 1948, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं कि ये है क्या फैक्ट्रीज एक्ट। इट इज एन इम्पोर्टेंट इंडियन एक्ट अंडर इंडस्ट्रियल लॉ। ये इंडियन एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है, ये इंडियन एक्ट है और ये इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे मस्ट है ये फैक्ट्रीज एक्ट हमारा। इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रेगुलेटिंग लेबर इन फैक्ट्रीज। ये हमारा एक एक्ट ऐसा है जो कंसोलिडेट और अमेंडिंग चेंज करता है लॉज, जो हमारे लेबर जो फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं उनके लॉज रेगुलेट करता है और चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और इट इज डिवाइडेड इनटू 1 to 120 सेक्शंस एंड इनटू 11 चैप्टर्स। इसके 120 सेक्शंस हैं। कोई भी एक्ट होता है, चाहे हम कंपनी एक्ट लें या कॉर्पोरेट, कुछ भी हम बिजनेस लॉ लें, कुछ लें, सब में सेक्शंस होते हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल लॉ में जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर भी सेक्शंस हैं। ये आपको सेक्शन सभी एक्ट्स के, सभी लॉ के, सबके आपको अलग अलग से ही रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर आप अलग से अपना प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखेंगे, फैक्ट्री एक्ट है इसमें 120 सेक्शन है, एक पेपर कॉपी पे आप अपना नोट कर लीजिए कि हाँ फैक्ट्री एक्ट है तो इसमें 1 से 120 तक सेक्शन है। वर्कमैन कंपनसेशन है, इसमें ये से यहाँ से यहाँ सेक्शन है। जो भी है आपको एक, अगर आप ऐसे रखोगे, जब भी आपको लर्न करना होगा, रिवाइज करना होगा, आप जस्ट उसे पकड़िए, देखिए अपने पेपर को कि हाँ इसमें इतने सेक्शन है, इसमें इतने सेक्शन है, और उन्हें भी आगे आगे आप अपना डिवाइड कर लीजिए। और जो 120 सेक्शन है उन्हें भी हमने 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया। अब इसके ऑब्जेक्टिव, किस पर्पस में ये बना था और इसका क्या स्कोप था
दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये हमारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। The main object of this act is to ensure adequate safety measures and to promote the health and welfare of workers employed in factories। कि जो हमारी फैक्ट्रीज में वर्कर्स लेबर्स वर्क कर रहे हैं उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनके वेलफेयर के लिए इसमें पूरा ध्यान देना का मेन उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि उनकी हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी बनी रहे। थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? द एक्ट ऑल्सो मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग employment of women and young persons, annual leave with wages etc. मीन्स इसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस भी आती हैं कि जैसे अगर कोई वुमेन वर्क कर रही है तो उसके लिए रिगार्डिंग अलग रेगुलेशंस है, यंग पर्सन काम कर रहा है तो उसके लिए अलग रेगुलेशंस है कि यंग पर्सन अगर 16 ईयर से कम है तो वर्क नहीं कर सकता, या अगर वो वर्क कर भी रहा है 16 to 18 ईयर्स में तो किस तरीके का वो काम कर रहा है। तो ये सब चीजें भी इस लॉ में डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक। एनुअल लीव विद वेजेस कि अगर हमें एनुअल लीव मिल रही है विद वेजेस तो उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस केसेस में मिलती है, ये सब चीजें हम करेंगे। नेक्स्ट है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स और भी हमारे टू इंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स कि जो भी हमारे सेफ्टी मेजर्स है उन्हें इंश्योर करना कि क्या वो हमारी फैक्ट्री में प्रॉपरली है या नहीं है, हम अपनी एम्प्लॉयज की सेफ्टी की ओर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। नेक्स्ट इज टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स कि उनकी प्रमोट करना कि आप अपने हेल्थ की और अपने वेलफेयर, अपने मतलब अपनी क्लीनिनेस, अपनी सेफ्टी, अपने वर्क जो आपके मेजर्स हैं, जो आपके इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए हैं उनके और आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स की एक सेट लिमिट होती है कि 6 to 8 आवर्स की वर्किंग होगी, इससे ज्यादा वर्क नहीं करवा सकते। अगर आप ओवर टाइम भी होगा तो उसका भी आपका 2 आवर्स 3 आवर्स जो भी है, अगर वो ओवर टाइम करते हैं। चलो वर्किंग आवर्स का एक वास्ट पूरा का पूरा डिटेल में टॉपिक है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट में, हम उसमें ओवर टाइम का भी टॉपिक आएगा, उसमें हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट इज पेनल्टीज कि अगर कोई एम्प्लॉय या कोई एम्प्लॉयर कोई गलत काम करता है, कोई लॉ जो हमारा है, जो हमारे रूल्स है, रेगुलेशन है उन्हें फॉलो नहीं करता तो उन्हें क्या पेनल्टीज पड़ेगी। इसमें वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये भी लोगों को पता होना चाहिए, और ये भी कि अकेला एम्प्लॉयर ही सफर ना हो कि अगर एम्प्लॉयर को कुछ इंजरी हुई है उसे अगर हम एम्प्लॉयर से हम पेनल्टी ले लेते हैं या कंपनसेशन लेते हैं, उससे पहले ये इंश्योर होना चाहिए कि क्या एम्प्लॉय ने अपने वेलफेयर के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए प्रॉपरली काम किया था या उसने जो रूल्स थे एम्प्लॉयर के उसे फॉलो किया था या नहीं किया था। अगर उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो एम्प्लॉयर हमारा लायबल नहीं होता। नेक्स्ट इज टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो हमारे एम्प्लॉयज की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है आजकल फैक्ट्रीज में या पहले जो होती थी उन्हें रोकना, ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। उसके बाद ये एप्लीकेबल कहां पे है? इट कवर्स ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट्स फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। कि फैक्ट्री की डेफिनेशन अगर हम करें तो यहाँ पे हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आती है उन सब पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल है। फिर हमारा अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कि हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की भी जो एस्टेब्लिशमेंट्स है वहां पे भी ये एप्लीकेबल है। ये सेक्शन 116 के अंदर आ रहा है, और जो ऊपर हमने किया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाली एस्टेब्लिशमेंट्स वो हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन M के अंदर आता है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री। फैक्ट्री की डेफिनेशन हम कर रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन M के अंदर कि फैक्ट्री होती क्या है। अभी हमारा लॉ है तो इसके अंदर डेफिनेशंस तो आएंगी, तो अभी हमें डेफिनेशंस भी करनी है क्योंकि हमारे शॉर्ट नोट्स में आती है। फैक्ट्रीज इट इंक्लूड्स प्रीमिसेस इंक्लूडिंग एनी प्रीमिसेस देयरऑफ कि क्या होना चाहिए, वेयर ऑन 10 or more workers are working or were working on any day of preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on। कि मीन्स कोई भी फैक्ट्री जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग इस साल या पिछले 12 महीनों में काम कर रहे थे या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा था, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट्स फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आती है। और विद द एड ऑफ पावर इज ऑर्डिनरी सो कैरिड ऑन कि मीन्स अब हमने देखा है कि इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे।
इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी मशीन्स है उसके अगर हम उससे काम कर रहे हैं तो 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं तभी फैक्ट्री कहलाई जाएगी, अगर पिछले 12 महीनों में या इस साल में कोई काम हो रहा है। और विदाउट द एड ऑफ पावर में क्या होगा, वेयर 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, कि पिछले 12 महीनों में या आज 20 या 20 से ज्यादा लोग अगर किसी जगह पर इकट्ठे काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, बिना इलेक्ट्रिसिटी की। पावर मींस हैवी पावर, इलेक्ट्रिसिटी तो आप फैन लाइट सब इंक्लूड होगा उसके अंदर, वो तो नॉर्मल डेफिनेशन है। पावर मींस हैवी पावर जो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है मशीन्स के अंदर, ठीक है। तो वहां पे हमारा विद द एड में आएगी हमारे 10 और मोर वर्कर्स और विदाउट द एड में 20 या 20 से ज्यादा। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। A mine subject to the operation of the Mine Act 1952, कि कोई भी हमारी माइन है, माइन यानी खदानें हैं जो हमारी, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, फैक्ट्री वो नहीं कहलाएगी, वो माइन एक्ट 1952 के अंदर आएगा। जो माइंस के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं अगर हमें उनका देखना है तो वो हमारा फैक्ट्री माइन एक्ट 1952 के अंदर आएगा। फैक्ट्री की डेफिनेशन में ऊपर वाले 2 पॉइंट्स नहीं आएंगे कि विद द एड ऑफ पावर में 10 या 10 से ज्यादा लोग और विदाउट द एड ऑफ पावर में 20 या 20 से ज्यादा लोग। और क्या क्या नहीं होते, माइन नहीं होती, और एक मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। आर्म फोर्स यानी जो हमारे देश की जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो हमारी यूनिट्स होती हैं, वो भी फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आती। नेक्स्ट इज रेलवे रनिंग शेड, कि जो शेड्स होते हैं हमारे रेलवे के वो भी फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आती, उनके लिए अलग लॉ होते हैं। होटल और रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस भी हमारा फैक्ट्री के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी एजेंसी एंड देयर पावर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, कि जो हमारी स्टैट्यूटरी एजेंसी है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी क्या पावर है और वो कैसे इन्फोर्स करवा सकती है एक्ट। Section 3 empowers the state government to make rules for the reference to the time of a day, कि कितना टाइम एक दिन में उसने वर्कर ने काम करना है, ये हमारा सेक्शन 3 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, वो डिसाइड कर सकती है कि किस से किस टाइम के बीच में बुलाना है लेबर्स को फैक्ट्री के अंदर या कितने टाइम के लिए बुलाना है। These rules will specify the area, define the local mean time ordinarily observed in it and permit such time to be observed in all or any of the factories situated in that area, कि उस एरिया में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं सभी के लिए वो एक सेम टाइम में रख सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या उन्हें चेंज भी कर सकती है अलग अलग। लेकिन जो टाइम डिसाइड करने का एक पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट इज हमारा सेक्शन 4 के अंदर हमारा क्या है, State government assumes power to declare different department to be a separate factory or 2 or more factories to be a single factory under this act, कि एक different department भी declare कर सकते हैं हम सेक्शन 4 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास है ये पावर, कि वो different factories को एक डिपार्टमेंट या different departments को एक फैक्ट्री के अंदर लेके आ सकते हैं। This power will be utilized by the state government either it is its own or on the application of occupier, या तो वो खुद ही इस पावर को यूज कर सकते हैं या फिर जो ऑक्यूपायर है जिसकी एक से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं वो भी उन्हें ये पावर दे सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेयर अपनी करने की अलाउंस दे सकते हैं। But no order can be made on its own motion unless occupier heard in this regard, लेकिन कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा जब तक कि ऑक्यूपायर की बात भी ना सुनी जाए। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 5 है, that defines public emergency as a situation whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggregating or internal disturbance, कि इस सेक्शन 5 में हमारा पब्लिक इमरजेंसी का पॉइंट आता है कि उसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या हमारे पास पावर्स है। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट फर्दर हैज द पावर अंडर सेक्शन 5 to exempt by notification to any factory or class from any of the provision of this act except section 67 को छोड़कर बाकी किसी भी पावर को, किसी भी नोटिफिकेशन को स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर सकती है। सेक्शन 5 के अंदर उसकी ये भी पावर।
However, such notification shall be made exceeding a period of 2 months at a time. 3 months at a time. कि 3 मंथ से ज्यादा वो इसे यूज नहीं कर सकती. ठीक है. अभी आपको जितना भी पढ़ा है, आपको जो समझ में आया है या नहीं समझ में आया, आप कमेंट में जरूर बताएं. जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हमें साथ साथ बताएं ताकि हम उसे साथ के साथ सॉल्व कर सकें. थैंक यू.